हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर चैनल इंडियन एजुकेयर। बेटा आज हम फिर डिस्कस करेंगे मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और लगातार 2 लेक्चर्स हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल का ही डिस्कशन करते आ रहे हैं, उन पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटिव पोर्शन है तो हमें उस पर कैलकुलेटिव पोर्शन है, न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन है तो उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसके इसके पहले जो हमने लेक्चर दिया था लेक्चर 4 या उसके ठीक पहले लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 से हमने मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मूल कॉन्सेप्ट के बेसिक चीज़ों को जाना था, उसको समझा था हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर 3 लेक्चर 4 में भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, है ना। ज़्यादा 6-7 क्वेश्चंस हैं, 4-5 ऐसे जो उनको करने के बाद हम अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एंड जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं लेता हूँ, मैंने नोट कर रखे हैं सारे क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, सॉरी क्वेश्चन ध्यान में नहीं दिया। क्वेश्चन है हमारे, जो भी आप नंबरिंग कर लीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये ऑक्सीजन एटम्स नहीं, सॉरी, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ, प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मोनोटॉमिक गैस, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस। और सेकेंड में क्या है, डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस। देख लीजिए क्या करना है हमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ मोनोटॉमिक गैस और डाइएटॉमिक गैस। देखिए अब थोड़ा सा गैस वगैरह ले रहे हैं ना। अभी देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वे हम सेपरेटली डिफरेंट मतलब सॉलिड सब्सटेंस पे भी अप्लाई करते हुए हम लोग लिक्विड में जाएंगे, फिर लिक्विड के बाद सॉरी गैसियस में, फिर इसके बाद सॉल्यूशन में भी मोल कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने भी सॉल्यूशन वाले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले हमने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। गैसेस वाला स्टार्ट कर दिया, हो सकता है इसके पहले वाले लेक्चर में स्टार्ट मैंने कर दिया हो, ऑल्दो मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ लग रहा है कि कुछ मैंने गैसेस वाले क्वेश्चन उसमें करा रखे थे, तो उन्हीं के आगे से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पूरा तरीका बस यही हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, मोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा प्रैक्टिस करके उनके कॉन्सेप्ट को मोर क्लियर करते जाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सॉरी बार ऑक्सीजन एटम्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ मोनोटॉमिक। देखिए 5.6 लीटर एक बार मतलब कि मोनोटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक बार मोनोटॉमिक गैस का 5.6 लीटर लिया और फिर डायटॉमिक गैस का 5.6 लीटर लिया। कह रहे हैं कि बताइए इनमें एटम कितने होंगे, ठीक है। तो अप्रोच सिंपल है हमारा, हम जानते हैं फॉर्मूला हमको पता है, गिवन यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है ना, कुछ नहीं कंडीशन दिया है तो हम मानेंगे एनटीपी कंडीशन मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई कंडीशन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम एनटीपी कंडीशन मान करके चलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। वैसे तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन सॉरी गैसियस सब्सटेंस के केस में, जब स्पेशली एनटीपी वाले कंडीशन में जब वो वॉल्यूम गिवन रहता था तो हमारे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन, ठीक है, गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जो कि कितना होता था 22.4। तो यहाँ से हम एक बार क्या करेंगे, मोनोटॉमिक गैस के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर डायटॉमिक गैस के करस्पॉन्डिंग, क्या दोनों के लिए सेम ही आने वाला है, बस नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन आगे निकालें, सॉल्यूशन करें, तो बताइए हम पहले मोनोटॉमिक केस की बात कर रहे हैं। मोनोटॉमिक केस के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोनोटॉमिक केस के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो आपके सामने दिया है वॉल्यूम 5.6 और देखिए लीटर में है वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में है तो नो प्रॉब्लम। और 22.4 इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 56/224 डेसिमल शिफ्टिंग की बात है ना, तो फिर देख लेते हैं क्या करना है। और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1 10 की पावर -1 प्लस हो जाएगा प्लस 0 56 अपन ये करीबन आपका आ जाएगा 1/4
4, ठीक है। यानी कैलकुलेशन करेंगे 0 पॉइंट बढ़ा देंगे 2 5 0.25 मोल आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि मोनोटॉमिक गैस के भी इतने मोल आ रहे हैं, डायटोमिक गैस के भी इतने मोल आ रहे हैं। आप बताइए जब मोल आ चुका है गैस का तो नंबर ऑफ एटम बताना आसान है हमारे लिए। हमने एक फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान कीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन नॉट एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। इससे तो ये अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या एन नॉट, नंबर ऑफ मोल्स कितना आपने निकाला 0.25 इंटू एन नॉट 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए, ये तो कैलकुलेशन सही है ना। 0 पॉइंट बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा 8, ये तो भाई सही है। अच्छा जरा देख लो 25 टू द 50 कैरी 5, 25 टू द 55 55 कैरी 5, 25 0 5 तो 5 पॉइंट, सॉरी अभी डेसिमल नहीं, 25 से कितना होता है 100 120 150 डेसिमल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 डिजिट 3 4 5, यानी 1.50 इंटू 10⁻, देखिए इतने आइटम्स आए। अगर आप इसको अच्छे से लिखिए तो करीबन आया था आपका 1.50550, सर वही आया था 50 55 5 5 5, ठीक है। इतना इंटू 10⁻23। तो देखिए ये मोनोएटॉमिक के एटम्स आ गए, ठीक है। अगर गैस मोनोटॉमिक होती तो उसके लिए कितने एटम आ गए 1.50 इंटू 10, यानी कि 5.6 लीटर गैस अगर आप मोनोटॉमिक कर लेते हैं तो उसमें कितने एटम मिलेंगे 1.50550 इंटू 10⁻23, ठीक है। चूंकि अगर ये डायटोमिक गैस हो जाती है, ठीक है, डायटोमिक मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि मोनोटॉमिक में जितने नंबर ऑफ एटम्स थे डायटोमिक्स में उसके जस्ट डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सेम रहने वाला है, बस सेकेंड केस में डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक। इसी का क्या हो जाना है, जस्ट डबल हो जाना है, ठीक है। तो चलिए जैसे जस्ट डबल हो जाना है तो ठीक है, 2 इंटू क्या है भाई 1.50550 इंटू 10⁻23 कैलकुलेशन करेंगे आप। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल फाइंड दैट कि ठीक इसी का जस्ट 0, ठीक है। 5 10 0 12 10 11 2 0 1 2 5 10 2 3.0110 इंटू 10⁻23। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन में भी क्या है, इजी था बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते चलेंगे। तो मैं इमेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलिए ये भी इरेज कर देते हैं। तो देखिए आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हाँ ये है कि भाई आसान तरीके से बस इसको फॉलो करते हुए चलें तो आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेसिक कर रहे हैं हम लोग ना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, ठीक है। देखिए हाउ मेनी मोल्स of a gas there are, ठीक है, there are in 1 meter cube of any gas, ठीक है, of any gas at NTP, आसान, ठीक है। यानी कि एनटीपी कंडीशन पे एनटीपी केस में हम किसी भी गैस का 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम, अगर किसी भी गैस के बाद हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं ना, मतलब कोई गैस लिया और उसका वॉल्यूम कितना लिया हमने 1 मीटर क्यूब, तो पूछा है कि उसमें कितने मोल्स होंगे। तो चला करते हैं। देखिए इसमें है क्या कि हम क्या जानते हैं भाई कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है, ठीक है, यानी कि 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर। यानी कहने का मतलब इन्होंने 1 मीटर क्यूब गैस लिया है, यानी कि कितना गैस ले लिया है 1000 लीटर वॉल्यूम गैस का इसमें गिवन है। और एनटीपी कंडीशन में वॉल्यूम आपको गिवन है, और जब वॉल्यूम गिवन है तो सीधा मोल्स फाइंड कर दीजिए। अरे आसान है ना भाई, यहाँ से हम सीधा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट एनटीपी, गिवन एनटीपी पे क्या है 1000 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, आसान है, ठीक है। तो इसको कर दीजिए डेसिमल 0 एक और बढ़ा दीजिए, नीचे 2 2 4 कर दीजिए, है कि नहीं। अब इसको आसान है कैलकुलेशन करना, तो करके देख लीजिए। डिवीजन करना है ना, तो मेरे हिसाब से 4 भाग में ले जाइए,
चार बार में जाएंगे 800 और 48 96, 896, 4 900 104 104 104 और 0, ठीक है 1040 हो जाएगा। तो ये करीबन हमारा जाएगा 5 बार में तो नहीं, फिर 4 बार में जाएगा, क्योंकि 5 बार में 1024, ठीक 4 बार में फिर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 896, 96 11 40 240, ठीक है अच्छा नहीं 4 900 140 और 144 पॉइंट 144 0, ये करीबन हो जाएगा आपका 6 बार में 44.6 समथिंग मोल आएंगे। आसान है ना, ज़्यादा टफ नहीं था। 44.6 समथिंग आएगा, आप कैलकुलेशन करिएगा तो मिल जाएगा। हमें कुछ यहाँ ज़्यादा करना ही था भाई, बस इतना ये समझना था कि एनटीपी पे 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर होते हैं, और हमको जब 1000 लीटर यानी कि वॉल्यूम हमको एनटीपी केस में मालूम चल गया तो हम उसको किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से। तो जो भी गैस होगी, जो भी गैस होगी, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसे उस गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता तो क्या करते हैं, वही में पूछता अगर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ने कितना फाइंड किया है 44.6 इंटू एन नॉट, ठीक है, यानी कि 44.6 इंटू एन नॉट हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। एन नॉट की वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स पूछे, नंबर ऑफ मोल पूछे गैस के लिए भी तो हम सेम अप्रोच करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। तो चलिए इसे भी ये किया जाए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज इसे कैलकुलेशन ही करेंगे, ठीक है। आज का फिर अच्छे पूरा लेक्चर कैलकुलेशन पे बेस रहेगा, और आई थिंक अभी 2 लेक्चर्स और आएंगे। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। 6 at 1 atm and 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली है यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं, ये आपका एसटीपी कंडीशन, ठीक है। एसटीपी कंडीशन में क्या होता था, टेम्परेचर 1 atm होता था और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कह देते हैं 273 केल्विन भी तो इसी को बोल देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का 6 ग्राम लेते हैं, वो भी 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि उसका 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, है ना। अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन हम लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात यहाँ कर रहा है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन का मीनिंग है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड, ठीक है। एटम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम लिखा होता या उसको लेना होता तो यहाँ सिंपली वो क्लियर कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम लिया गया, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन है तो हम यहाँ क्या समझेंगे, हाइड्रोजन गैस इसको लेंगे। तो हमने 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया है, तो पूछा जा रहा है कि 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या इसी को 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस का, या यूँ कह लीजिए एसटीपी कंडीशन पे, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन में अगर हाइड्रोजन का हम 6 ग्राम लेते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो करें। तो फिर पहले क्या करें, वही बात भाई, इस 6 ग्राम के करस्पॉन्डिंग पहले ये तो पता कर लें कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए, गिवन मास अपान में वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 am ही होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है H2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यानी कि 3 मोल, ठीक है। यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कितने हाइड्रोजन के मोल हैं, 3 मोल हैं, बस में नहीं। और हम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, है ना, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल से 3, नहीं कर लीजिए, नहीं समझ रहा जैसा करिए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इंटू 22.4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा 3 इंटू 22.4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 लीटर, ठीक है। यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम लेंगे एनटीपी एसटीपी कंडीशन पे, तो वो 67.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। समझ आ रहा है।
है ना। अच्छा यहीं से देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पूछता, ठीक है, यहीं से अगर हम ये भी निकाल सकते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी अगर नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स पूछता है इस 6 एग्जाम हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, तो क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एन नॉट, फॉर्मूला पहले जैसा यानी 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड दैट 3 टू द 6 3 टू द 6 0 3 6 18 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने करीबन आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, बात समझ में। और यही से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी तुम निकाल सकते हो, है ना। देखो ये भी हो सकता है तुम्हारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कर लो कैलकुलेशन। क्या करना है भाई, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, है ना। अगर आप हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने, तो हाइड्रोजन में एटम कितने आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देख रहे हैं आसान है कैलकुलेशन, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाए तो उसी को क्या करते हैं रिपीट करते करते बार बार हम उस पर क्या करते रहते हैं प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो खैर हमको एक्चुअली वॉल्यूम पूछा था, हमने वॉल्यूम के साथ साथ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। अब इसको नेक्स्ट इसको इरेज किया जाएगा और आई थिंक हो भी चुका है इरेज, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि क्या है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन, ठीक है, वो भी आसान है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ क्या है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, यानी एनटीपी कंडीशन को हमसे पूछ रहे हैं कि कितने, अगर हम एनटीपी कंडीशन में ऑक्सीजन का 5.6 लीटर लेते हैं तो उसमें कितने ऑक्सीजन के आइटम होंगे। आसान है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करो फटाफट, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करो, सेम वही क्वेश्चन जो हाइड्रोजन के लिए रिपीट किया था, आई थिंक हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं है तो ठीक देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी मोल होंगे 5.6 लीटर में, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 जो कि अभी अभी आया था, कितना आया था 0.25 मोल आया था। सारे कैलकुलेशन हो गए पिछले क्वेश्चंस में, अगर हम देखें तो वाल कोई नहीं डायटोमिक वाला था ना वो, तो नो प्रॉब्लम 0.25 मोल आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्या पूछना है हमसे, ऑक्सीजन एटम पूछना है ना, तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पहले नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकाल लो। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल 0.25 इंटू नंबर ऑफ सॉरी एन नॉट यानी कि क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आफ्टर ऑल कैलकुलेशन पहले जैसा ही हो रहा है, बट यहाँ पे इस बार क्लियर है कि गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ये मोनोटोनिक और डायटोमिक जैसा वाला प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर ठीक है कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको हमने कैलकुलेशन करके दिखाया था तो कितना आया था 50 5 5 150 150 इंटू 10 टू पावर 23। ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आए थे, ठीक है। अगर यही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाता तो सीधे इसका डबल हो जाता। पहला जैसा क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं था कि गैस कौन सी है, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा डबल इसी का, क्या 150.550 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देख रहे हैं कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। अगर आप अपने का कोई बुक्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ पे मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ क्या किया जाए बढ़ा दें। आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस होगा, है ना। अ गैस ऑफ मास 1 ग्राम, देखते हैं अ गैस ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक है, गैस ऑफ मास 1 ग्राम ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ कितना, ऑक्युपाइज a volume of 1400 milliliters. Find the molecular weight of gas. Find the molecular weight
फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। और क्या है, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मिलीलीटर ऑफ गैस। आल्सो अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 1 milliliter of gas, in 1 milliliter of gas। पढ़ लिया क्वेश्चन या पढ़ लीजिएगा। क्या है, फाइंड अ गैस ऑफ मास, कोई गैस है उसका 1 ग्राम मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो हमें उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट बताना है और उसके बाद ये भी बताना है कि अगर उस गैस का 1 मिलीलीटर हम लेते हैं तो उसका 1 मिलीलीटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, सॉरी उसको 1 मिलीलीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, समझ आया। तो देखो क्या करना है, एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग हमने डिस्कशन किया था कि 1 मोल ऑफ गैस, ऑफ अ गैस, आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज, है ना, ऑक्युपाइज, ये सारी बातें हम एनटीपी कंडीशन में बात कर रहे हैं। ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसी 22.4 को अगर आप मिलीलीटर में बदलेंगे तो पता है 22,400 मिलीलीटर आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 मोल किसी भी गैस का एनटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अगर आप इसकी यूनिट को चेंज करेंगे, ml में करेंगे तो वो 22,400 मिलीलीटर आएंगे। तो कोई नहीं, हम ये मिलीलीटर वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे कि गैस का 1 ग्राम, अच्छा एक बात बताओ, मास दिया हुआ है और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, 1400 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, इस गिवन मास के करस्पॉन्डिंग पहले उस गैस का कितना मोल है वो फाइंड आउट कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन, ठीक है, गिवन मास। खैर मॉलिक्यूलर मास तो नहीं पता है, मोल कैसे मालूम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास तो मालूम ही नहीं है। खैर कोई नहीं, मास से छोड़ो, मास से छोड़ो, वॉल्यूम कितना है पहले ऑक्युपाई कर रहा है वो तो देख लें, है ना। वॉल्यूम दिया है 1400 मिलीलीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22,400 मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ से इसका मोल आ जाएगा और मोल आ जाएगा तो खैर हमसे पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर वेट। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा आसान है। यहाँ से मोल को कैलकुलेट कर लेना, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 14/2240, 7 से देखो कैंसिल हो रहा है, 7 2 14, 7 3 21 और 7 2 14, है ना। कोई नहीं, तो 2/32 या और कहिए कि 1/16 मोल, यानी कि इस गैस ने जो हमने गैस 1 ग्राम गैस लिया है वो 1400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे थे। तो हमने देखा कि इसके कितने मोल्स आ रहे हैं, तो हमने देखा 1/16 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। एक चीज बताइए, गैस है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। अगर हम यहाँ पे नोबल गैसेस की बात ना करें, खैर नोबल गैस तो मोनोटॉमिक फॉर्म में होते हैं, है ना, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं उनके टर्म। तो हम मोनोटॉमिक नोबल गैसेस की बात ना करें तो कोई भी गैस होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा ही। तो मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता था, गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता था भाई, मॉलिक्यूलर वेट। देख लीजिएगा, तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिया 1/16, वेट कितना है 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। रखो नंबर ऑफ मोल्स रखो 1/16, थोड़ा क्लियर करते हैं, 1/16 इज इक्वल टू गिवन वेट है 1 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस फाइंड करना है। कैपिटल एम ऑफ गैस का मतलब समझ जाएंगे आप मॉलिक्यूलर वेट की बात है। देखिए आगे भी ये ध्यान रखिएगा, आगे आपको डिनोशन मिलेंगे, मतलब नोटेशन इस तरीके से मिलेगा। एन को आप मोल समझेंगे, ठीक है, आगे आएंगे। एन डिनोट करेगा मोल्स को, ठीक है, और कैपिटल एम डिनोट करेगा मॉलिक्यूलर वेट को, मॉलिक्यूलर वेट को डिनोट करेगा। समझ में आ रही बात, तो ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो एक सॉल्यूशन मिल गया कि अगर हम उस 1 ग्राम गैस जो कि 1400 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही थी उसके करस्पॉन्डिंग उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 16 ग्राम, ठीक है। और दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, नंबर 1 मिलीलीटर ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो 1400 मिलीलीटर में कितने मोल्स निकले थे, 1/16, तो 1 ml में आसानी से निकल, यहीं से देखो निकाल लेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, स्पेस चाहिए होगा ना करने के लिए, तो
हम पहले इसको इरेज करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। लेकिन इरेज करने जा रहे हैं और यहाँ से बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, हमें ये भी पूछ रहा है कि 1 मिलीलीटर उस गैस का 1 ml कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कई तरीकों से कर सकते हो, एक तो जो मोल निकालो वहीं से कर सकते हो। देखो ना, मोल कितना है 1/16 मोल, यानी कि उस गैस का 1/16 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 1400 ml ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम। तो 1 ml में कितने मोल होंगे, तो उसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन 1400 ml ऑफ गैस, कितना है भाई 1/16। देखो 1400 ml ऑफ गैस हमने लिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं 1/16। तो 1 ml में कितना है, 1 ml में पूछ ही रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ml ऑफ गैस। उस गैस का अगर हम 1 ml लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे 1/16, ठीक है। ये होल डिवाइडेड बाई 1400। आसान है, समझ में आ रहा है ना। 1 ml में पूछ रहा था ना, तो देखो निकाल लो, यह जाएगा आपका 1/16 इंटू 1400। अरे यार ये तो बहुत लंबा आंसर आ गया। वेल नो प्रॉब्लम, हम ट्राई करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1/14 6 जाए 84, कैरी 8, 41 जा 40 और 8 41 जा 40, ठीक है, और वो 8 22, ठीक है, इंटू ये 2 0 10 के पावर 2 लिख दे रहे हैं, ऊपर उसको लेके चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर लेके चले जाएंगे। 1/224 इंटू 10 के पावर -2। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत थोड़ा ही मोल आएगा, लेकिन काफ़ी कम मोल आएगा। जो भी आएगा आंसर समय क्या है, बट आंसर तो कैंसिल हमारा क्लियर आ रहा है। तो देख लिया हमने कि क्या नंबर ऑफ मोल्स 1 ml में नंबर ऑफ मोल्स कितने गैस के मिलेंगे, इतने मिलेंगे 1/224 इंटू 10 के पावर -2। आई थिंक समझ में आ गया। तो चलिए इसे रीअरेंज करते हैं। तो एसटीपी कंडीशन वगैरह में देखिए ढेर सारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराने थे हमने करा रखे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में क्या है, कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए इसके बाद के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो भी आएंगे अभी बता रहे हैं। इसके बाद जितने टाइप्स के क्वेश्चंस अभी आएंगे, हमें उसके लिए क्या करना है, हम उन क्वेश्चंस को लिखेंगे। वैसे आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये तो खैर मोल्स पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही हैं। साथ ही साथ और भी जैसे कि कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो आज ये तीनों टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम एक क्वेश्चंस पहले यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम सॉल्व भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चंस क्या था, इसमें लिखा होगा, आई थिंक नोट किया गया होगा। तो हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ water produced, calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of CH4 produced by the combustion of 16 gram CH4, ठीक है। मीथेन गैस 16 ग्राम मीथेन गैस लिया, उसको जलाया गया तो कितना वाटर का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहीं पे हम पहले ही देखिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बर्न कर देगा, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक या सब्सटेंस वगैरह को लेगा, उसको बर्न करेगा, फिर कुछ चीज़ों को पूछेगा, कुछ चीज़ें आपको गिवन रहेंगे, तो नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होइएगा। उसको करने के तरीके कई सारे होते हैं, उससे हम गैल्वेमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, गैल्वेमेट्रिक, ठीक है, गैल्वेमेट्रिक एनालिसिस, है ना। एनालिसिस मतलब कि कोई भी केमिकल बैलेंस, कोई भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने का मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ गिने चुने 3-4 तरह के एनालिसिस करके उस टाइप के एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो गैल्वेमेट्रिक एनालिसिस एक्चुअली कई तरह के होते हैं। जनरली देखिए ये मास एनालिसिस भी होता है, ठीक है। मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन समझाना चाहता हूँ। मास एनालिसिस भी चलता है, ठीक है, मास वॉल्यूम, ठीक है, मास वॉल्यूम एनालिसिस से भी सॉल्व किया जाता है। मोल एनालिसिस भी चलता है, इसका भी यूज़ करते हैं, मोल एनालिसिस। और फाइनली
वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस। यानी देखिए क्या है, ये वो गैल्वेमेट्रिक एनालिसिस, वो एनालिसिस होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेंगे मोल एनालिसिस में। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मोल एनालिसिस से करेंगे, ठीक है। बाकियों पे भी हम एग्जांपल्स लेकर के सेट करेंगे। फिलहाल अभी हम इसे इरेज कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो CH4 गैस है, ठीक है, इसको बर्न किया गया है ऑक्सीजन के साथ, गैस ही होगा, ठीक है। तो क्या वाटर एक्चुअली प्रोड्यूस होने को तो यहाँ पे CO2, ठीक है, प्लस वाटर भी प्रोड्यूस होगा, मान रहा है गैस है इसलिए से, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कर लो, बैलेंस करना आसान रहेगा हमारे लिए। 4 हाइड्रोजन है तो 2 to the 4 हाइड्रोजन, अब 2 ऑक्सीजन, 2 to the 4 ऑक्सीजन, तो 2 to the 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, ठीक है। रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आगे पता चल गया। अभी एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो बताना चाहते हैं उसको बताते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, हम क्या करेंगे, मोल एनालिसिस इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मोल, ठीक है, मोल एनालिसिस। ये क्या है मोल एनालिसिस? देखिए जब भी कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी होती है उस पर जब हम मोल एनालिसिस का अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबके मोल को क्या कर रहे होते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैसे करते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी देखिए मैं जो वर्ड नाम ले रहा हूँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अभी बताऊंगा क्या है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। और फाइनली मोल्स ऑफ वाटर, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2। देखिए कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो हम उस पर मोल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे सबके मोल्स को उनकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके क्या करेंगे, उनको इक्वेट करेंगे, और यहाँ से जो चीज़ फाइंड आउट करनी है सबको हम यूज करेंगे। क्योंकि सारे एक दूसरे के इक्वल है तो हमें जो कुछ जरूरत होगी हम वहाँ से क्या करेंगे, उसको ऑब्टेन करेंगे। जैसे इस केस में क्या है, मीथेन का CH4 का, देखिए CH4 का वेट दिया हुआ है तो हम मोल्स ऑफ CH4 को किससे इक्वेट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर से, क्योंकि हमको पता है मोल्स में क्या वेट और मॉलिक्यूलर वेट छिपा रहता है ना, तो वहाँ से वेट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर में मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम इसको इक्वेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको इक्वेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे मोल्स ऑफ CH4 अपॉन में 1, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें वाटर का अमाउंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, वाटर वाले मोल्स को सेपरेट करेंगे। यहाँ से इक्वेट नहीं कर रहे हैं हम, फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ CH4, है ना। देखो मोल्स ऑफ CH4 और CH4 का, अब हमको पता है मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, वेट ऑफ वाटर, या सिंपली ऐसे लिखिए W, वेट ऑफ वाटर अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर में 18 लिखते हैं, परेशानी ना होंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर सीधा क्या लिख दे रहे हैं, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ CH4 के कितने मोल्स आएंगे, गिवन मास 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना आएगा, 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 16, इसका भी हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका वेट ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से फाइनली आपका जो आंसर आएगा वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से वाटर का कितना वेट मिला, 36 ग्राम। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है तो मोल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। और मोल एनालिसिस करना कुछ नहीं होता है,
जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, पहले रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस करें, है ना, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन करें। उसके बाद क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके मोल्स को, उन सभी के मोल्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, अभी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बात कर रहे हैं, लिखेंगे भी यहाँ पे, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करें, डिवाइड करें और उनको क्या करते हैं, इक्वेट कर दें। यहीं से आप चाहें तो कितना वाटर प्रोड्यूस, सॉरी CO2 प्रोड्यूस होगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। यहीं से अगर हम क्वेश्चन से फाइंड करना चाहें तो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस होंगे वो भी बता सकते हैं, या कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा वो भी बताया जा सकता है, और कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट कितनी ऑक्सीजन गैस की होगी वो भी यहाँ से बताया जा सकता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से ये चीज़ें भी फाइंड कर लें जो हमने भी कहा है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, यहीं से मिटा देते हैं इसको। ये रहा हमारा इरेजिंग प्रोसेस, ठीक है, और हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है, हम लिखेंगे इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, the coefficient of, ठीक है, reactant and product is क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकियो, ठीक है, क्या स्पेलिंग लिख लीजिएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। अब कैसे जरा यहाँ समझो, इस यानी यहाँ से स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CH4 अगर निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1, ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 अगर देखोगे तो 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, CO2 का देखोगे तो 1, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, वाटर का देखोगे तो कितना आएगा, 2। देख रहे हैं क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं इनके कोफिशिएंट, जैसे इसका कोफिशिएंट ये, अब आप ये मत देखने लगिएगा, ठीक है, ये 4 इधर से 2, ये इनके कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये इनके आगे चल कर हम लोग प्रीफिक्स वगैरह ऐसा नाम समझेंगे, तो हमें इनके कोफिशिएंट को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इनके क्या कहलाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस कराते हैं इस पे, ठीक है। जैसे इस पे एक अच्छा क्वेश्चन शायद दिख रहा है, मिनिमम सब लिखना, ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्या है, CH4 required to produce कितना, 22 ग्राम ऑफ CO2, यार कहाँ हो गया ये, 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि अगर हम 22 ग्राम CO2 को कंबस्ट कर, मतलब कि कितना, हाँ, अगर हम मीथेन को कंबस्ट करें, जला दें, यानी मीथेन का कितना मोल हम लें कि उसको कंबस्ट करने के बाद 22 ग्राम ऑफ CO2 हमको ऑब्टेन हो जाए, तो वही केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमको, क्या, CH4 गैसियस, ठीक है, रिएक्ट्स विथ O2 गैसियस, कंबशन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, कंबशन करा रहा है, रिएक्ट नहीं करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या, CO2 गैस, ठीक है, प्लस वाटर गैस। यहाँ से देख लो कितना बैलेंसिंग है, ऐसा कुछ था, तो मोल एनालिसिस अप्लाई कर दें, मोल एनालिसिस अप्लाई, तो देखो यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है, मीथेन को बर्न करा रहा है, कंबस्ट करा रहा है, और हमसे पूछ रहा है कितना 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कराने के लिए कितने मोल की जरूरत पड़ेगी। तो आसान है, क्या करेंगे यहाँ पे हम
मोल एनालिसिस अप्लाई करेंगे और मीथेन के मोल को किससे इक्वेट करेंगे, CO2 के मोल से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्चुअली मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1, यही होना चाहिए ना। देख लो 2 एक्चुअली 2 टू जो 4 सही है, रियली सही है, ठीक है। अप्लाई कर दें, चलो। तो मोल्स ऑफ CH4 हमको चाहिए होगा, मोल्स ऑफ CH4 चाहिए था, कितना हो जाएगा, ये 1 तो कोई मतलब नहीं है 1 डिवाइड करने से। मोल्स ऑफ CO2 22 ग्राम CO2 है, गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका कितना हो जाएगा 32 और 12 44, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल। बात समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि मीथेन का हम 0.5 मोल अगर कंबशन कराएंगे मीथेन के 0.5 मोल का, तो हमको 22 ग्राम ऑफ CO2 ऑब्टेन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो कंबशन टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, आई होप कि आप कर लेंगे। चलिए इसे रीच करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है कि एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। आई थिंक तो करना चाहिए, हाँ करना तो चाहिए ही, वक्त की कमी ना, मुझे बहुत डिस्कशन अभी करना है, समझ आ रहा है, तो फिर करते हैं। एक और क्वेश्चन से आई थिंक बेहतर है, जैसे इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन, कैलकुलेट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन, तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट क्या है, हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड, ठीक, हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड। चलो ठीक है, जो भाई कह रहे हैं वो भी निकाल लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, हाउ मच नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट, ठीक है, हाउ मच नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली, ठीक है। जो भी है, क्या कह रहा है कि अगर हम 10 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उस 10 ग्राम हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कितना अमोनिया बनेगा वो बताइए, और उस 10 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए कितने नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता है कि हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट नाइट्रोजन का कराएंगे तभी हमको क्या अमोनिया गैस मिलने वाली है। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराइए और क्या ऑब्टेन करिए, अमोनिया गैस ऑब्टेन करिए। अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपको बैलेंस बता दें। तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन करने के लिए 6 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 6 के लिए यहाँ 3 2 जा 6, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितना अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो क्या करें, पहले तीनों पे क्या करें, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का क्या करें, रेशियो लें। तो लेते हैं, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। कहती बात समझ में आई। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना अमोनिया बनेगा, तो क्या करें, इसको और इसको इक्वेट करें, है सॉरी हाइड्रोजन और इसको इक्वेट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का वहाँ पे मास गिवन है। तो इसके पहले क्वेश्चन के लिए इसको इक्वेट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2। तो फिर क्या पूछ रहा है, कितना अमोनिया बढ़ रहा है ना, तो देख लो यहाँ से अमोनिया को पूछा तो अमोनिया वाले को अलग कर लो, यहाँ से मोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ से क्या आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, 2/3। चलो मोल्स ऑफ अमोनिया मतलब क्या, गिवन वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 17 होगा, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से 2/3 इंटू हाइड्रोजन के कितने मोल जाएंगे, 10 ग्राम दिया है, गिवन वेट अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, समझ में आ रहा है। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से आप निकालेंगे तो वेट ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगी इस केस में, ये हो जाएगा 10, है ना, 17 इंटू 10 अपॉन 3, ठीक है, यानी कि 170/3, यानी कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में, 3 5 16 सॉरी 15 2 0 3 6 18 56.6 ग्राम।
ठीक है, यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे अमोनिया कितनी मिलेगी 56.6 ग्राम। अब लेकिन बात ये अमोनिया मिलेगी कब, जब इस नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन का रिएक्शन आप नाइट्रोजन से कराएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना नाइट्रोजन हमको लेना चाहिए, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया ना, अगर ये हो गया तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। चलो अच्छा, अब सेकेंड केस में क्या करना है, नाइट्रोजन को पूछ रहा है ना, तो यहाँ से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। चलो ठीक है, कितना नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना होता है 28, एक नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन एटम का 14, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 18, और यहाँ से 1/2 देखो 2 अलग कर रहे हैं, इनटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था 10/2, यानी 5 आया था कि नहीं यार। यहाँ से ऐसे देख लो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यहाँ से वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 × 28 अपॉन में 4, बस समझ में आ रही है, 4 7 28 यानी कि 70 ग्राम। आई थिंक समझ में आएगा। और नाइट्रोजन कितना वेट चाहिए होगा आपको, 70 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 10 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो आपको इतना अमोनिया मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। चलो 70 ही आ रहा है ना, देख लो यार 5 है ना, 28 × 4 7, ठीक है सही है, इसे इरेज करते हैं। चलो ये समझ में आ गया ना। फिर आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उसको भी जरा डिस्कस कर ही लेते हैं। इसके बाद के भी न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, तो देखते हैं उसके लिए। और अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं उसके बाद चीज़ों की बात करते हैं। 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 32 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन। अच्छा, इसके पहले का ये वाला ठीक नहीं है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये भी ठीक नहीं लेते हैं। देखो अच्छा ठीक है, 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 32 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन है क्या, हाइड्रोजन इज टेकन, फाइंड विच वन इज लिमिटिंग एजेंट, हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड, हाउ मच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एंड एक्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन इज टेकन लिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड which one is limiting reagent, which one is limiting reagent, ठीक है, limiting reagent। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि how much ammonia is formed, ठीक है, how much ammonia is formed। और थर्ड केस में क्या पूछ रहा है आपसे, I think how much reactant is left in excess, how much reactant is left in excess। क्वेश्चंस पढ़ लिया, ठीक है, 10 मोल नाइट्रोजन का लिया, 32 मोल हाइड्रोजन का लिया, रिएक्ट कराया, पूछ रहा है कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और कितना अमोनिया बनेगा, और कौन ज़्यादा अमाउंट में लास्ट में बचेगा इन दोनों में से। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले लिमिटिंग रिएजेंट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम इस क्वेश्चंस को करने के दौरान हम इन दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं वो जरा जानेंगे, दूसरी चीज़ लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे लगाएंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक। और तीसरी चीज़ ये भी कि किस रिएक्शंस में पता कब चलेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। कभी ऐसा भी तो सकता है कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो ना, पूरा का पूरा एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट हमको दे दें। कुछ ऐसे के रिएक्शंस भी मिलते हैं जिसमें आपने मान लीजिए 2 रिएक्टेंट लिया है, तो उन जितना अमाउंट लिया है, मान लीजिए x ग्राम रिएक्टेंट का इसका लिया, y ग्राम दूसरे रिएक्टेंट का लिया, फिर टोटली पूरा रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी का अमाउंट ज़्यादा बच जाता है, तो जिसका ज़्यादा बच जाता है भाई वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, उससे कम वाला लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो
ये भी पता लगाएंगे कि लिमिटिंग एजेंट फाइंड कैसे करते हैं। दूसरी चीज़, किस रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट मिलेगा, किस रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं लिमिटिंग एजेंट के बारे में होता क्या है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, लिमिटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। देखिए लिमिटिंग एजेंट क्या है भाई, यानी कि हमारे केमिकल रिएक्शंस में, स्पेशली रिएक्टेंट पार्ट में, वो रिएक्टेंट, ठीक है, जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हो रही है उसमें कोई स्पीसीज, रिएक्टेंट में का कोई ऐसा स्पीसीज है जो पहले क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, तो हम उसी को क्या नाम देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि दोज स्पीसीज, है ना, दोज रिएजेंट, क्या लीजिए ठीक रहेगा, दोज रिएजेंट which consumes first in a chemical reaction are called क्या उनको बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड से तो क्लियर हो गया कि ये है क्या, वो स्पीसीज है जो कि रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, सबसे पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हम काम करते हैं, पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके हम बताएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया ना लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हमें सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पे हम कुछ चीज़ें बताएंगे सॉल्व करने के बाद। तो फिर पहले रिएक्शन इसके लिए लिखते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेंगे और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। चलो अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ एक चीज़ें लिखेंगे, रिएक्शन को थोड़ा पीछे लिखना है क्योंकि जगह चाहिए हमको। इधर लिखते हैं नाइट्रोजन गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस विल गिव्स 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया गैसेस। इतना समझ में आ गया। चलो क्या करते हैं, मोल्स रेशियो पहले देख लेते हैं क्या आया है। आप सिंपली बस मोल्स देख लेते हैं, इनके मोल्स कितने हैं एक्चुअली लिए गए, 10 मोल्स इनके लिए गए हैं, 32 मोल्स इनके लिए गए हैं। ठीक है, इनका मोल रेशियो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो आपको मिलेगा 10:32 या यूँ कहिए 5:16। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया था, तो जरा इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी लिख लो, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 3 आना है यहाँ पे, 1:3। मेरी बात समझ रहे हैं। पहले देखेंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन में कितना मोल्स उन्होंने लिया था रिएक्टेंट का, तो 10 मोल उन्होंने नाइट्रोजन का लिया था, 32 मोल हाइड्रोजन का, तो 100 हमने लिख दिया। फिर इनके मोल का रेशियो लिया, फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो लिया। और आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते क्या है। ठीक है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1:3। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन चीज़ों पे गौर करिए, इन पे मोलर रेशियो पे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। देखिए इनका रेशियो यानी कि मोल रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान दीजिए, है ना। क्या ध्यान दिलाया जा रहा है कि इनके रेशियो बराबर नहीं है, बस नहीं है ना, तो बस अब आगे बढ़िए। हमें पता क्या करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा और अमोनिया कितना बनेगी। तो एक्चुअली इस क्वेश्चंस को हम मोल रेशियो से ही, मोल एनालिसिस से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बस ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे, इसके हिसाब से लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक्चुअल हमने कितना लिया है, 30 मोल लिया है, सॉरी 10 मोल लिया है। तो बताइए 10 मोल
ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ कितने, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर आप वही नाइट्रोजन का 10 मोल ले लेंगे तो हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 10 इंटू 30 मोल, ठीक है, 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन का 10 मोल हाइड्रोजन के 30 मोल से रिएक्ट करेगा। और आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन का पूरा 10 मोल रिएक्ट कर चुका है हाइड्रोजन के 30 मोल से, और अभी भी हाइड्रोजन का 2 मोल बच रहा है, देख रहे हैं, 30 मोल कंज्यूम हो भी जाएगा नाइट्रोजन के साथ, उसके बाद भी हाइड्रोजन के 2 मोल बचेंगे। यानी इन इस रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम कौन हुआ, नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ कि नहीं, है ना। ये लिखने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो ये लिखने के बाद पता ये चला कि नाइट्रोजन का अगर हम 10 मोल टोटली पूरा ले ले रिएक्ट करा दे तो हाइड्रोजन का 30 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद भी हाइड्रोजन के 2 मोल बच जाएंगे। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट कंज्यूम हो रहा है, पहले कंज्यूम हो रहा है, इस केस में नाइट्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। आप हर टाइप का क्वेश्चन से लिमिटिंग रीजेंट पूछेगा तो इसी अप्रोच से करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो यहाँ पे पहले का तो आपको आंसर मिल गया होगा, देखिए आंसर लिखना है फर्स्ट का, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बात समझ में, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, चलो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो ठीक है। हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म और हाउ मच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। देखो पहले और थर्ड का तो आंसर तुरंत मिल जाएगा, है ना, पहले और थर्ड का आंसर तो यहीं से क्या होना है, तुरंत मिल जाना है। क्यों, क्योंकि देखो ना, हाउ मच रिएक्टेंट, आपको पता है कि रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही थे, ठीक है। नाइट्रोजन तो टोटली खत्म हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा एक्सेस में हाइड्रोजन। तो कितना बचेगा देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स, ठीक है, एक्सेस कितना है, 2, यानी हाइड्रोजन के 2 मोल एक्सेस में है। तो कितना हाइड्रोजन का ग्राम एक्सेस में पता लगाया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला का तो नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन का कितना ग्राम बच जाएगा, 4 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम यहाँ पे एक्सेस में बचा रहेगा। समझ में आ गया पहले और थर्ड का आंसर। सेकेंड के लिए कितना अमोनिया बन रहा है, उसके लिए भाई मोल रेशियो देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे इतना इरेज करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, उनको कैसे पता लगाया जाएगा, वो हमने बता दिया, ठीक, तरीका ये होता है। और मैंने बोला कि इसको आप याद रखे रहेंगे क्योंकि इनके बेस से हम कुछ स्टेटमेंट आगे लिखने वाले हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। और थर्ड वाले केस का, सॉरी जो सेकेंड वाला है उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं मोल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अभी मोल एनालिसिस कराएंगे तो उसके थ्रू कराएंगे। उसका यहाँ पे क्या था एक्चुअली, मोल एनालिसिस करेंगे हम तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन में 2। तो कितना मोल पूछ रहे हैं, क्या हाउ मच अमोनिया ना, तो यहाँ से मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। देखिए इसी मोल्स ऑफ अमोनिया को जनरली लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, देखिए मैं बात बता रहा हूँ, इसी मोल्स ऑफ अमोनिया को स्मॉल n ऑफ NH3, ठीक है। इसको भी आप क्या पढ़ेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया भी पढ़ेंगे। तो इसके पे डिनोशन लीजिए, इसलिए मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ। क्या, मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का मोल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और आपको पता है सॉल्व आगे करें, मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू नाइट्रोजन के कितने मोल मिलेंगे, आपने 10 मोल लिया था ना, सीधा ही दे दिया है। नाइट्रोजन का आपने कितना लिया है, उसके इसमें 10 मोल लिया है। तो यहाँ से अमोनिया कितना बन जाएगा, 20 इंटू 17 यानी कि 340 ग्राम अमोनिया बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो लिमिटिंग एजेंट पता लगा लेंगे, ठीक है। वो मैं बोल रहा था कि उनके मोल रेशियो को, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो को ध्यान देने को, तो उसको अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू आप समझाएंगे क्या है। चलिए इसे इरेज करते हैं। तो लगभग एंडिंग पॉइंट पर हम लोग पहुँच रहे हैं। शायद POAC ना हो पाए आज, टाइम भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतना जरूरी था कराना जो मैंने सोचा था। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 moles of Na2CO3 reacted with 3 moles of Na2CO3 reacted with 6 moles of HCl. 6 moles of
HCl। क्या पूछा हमसे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP, है ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP क्या होगा? देखें, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP क्या होगा, ये हमसे फाइंड करवाना है, फिर मुझे करना है। तो जरा क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। क्या बोला है कि 3 मोल सोडियम कार्बोनेट का लिया है उन्होंने, और उसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो पूछ रहे हैं STP केस पे, STP कंडीशन में हमें STP कंडीशन में CO2 का कितना वॉल्यूम ऑब्टेन होगा। तो चलो देख लेते हैं भाई, आसान है हम लोग के लिए, आसान है तो फिर करो। देखो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे। क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी Na2CO3 सॉलिड होगा आपका, ठीक है। HCl यहाँ पे चलो गैसियस ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? क्या क्या बना रहा है यार? CO2 गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। क्या CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है? अगर CO2 गैस प्रोड्यूस होगा तो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा यहाँ से। अगर CO2 प्रोड्यूस करा दोगे यहाँ से तो सोडियम और क्लोरीन का वो, और फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, है कि नहीं। रिएक्शंस में आई थिंक हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। CO2 गैस अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो जा रही है तो नहीं हाइड्रोजन नहीं, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से लिखें, ठीक है, या तो इस तरीके से लिखें, या इसी को ऐसे लिख दें NaCl एक्वस, ठीक है। तो नोट लिख दो। चलो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर लें। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए देखो, कार्बन एक, ठीक है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 कर दो। हाइड्रोजन को 2 करने से क्लोरीन 2 हो जा रहा है, तो 2 कर दो, 2 सोडियम भी हो गया, बराबर हो गया सारा। ऑक्सीजन 2 1 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2। आई थिंक केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। चलो क्या क्या पता का लगाना था कि वॉल्यूम कितना होगा। तो फिर इसके लिए पहले एक चीज ये भी देख लो, मोल कितना इनका लिया गया है। शुरू में 3 मोल्स इनका लिया गया है और 6 मोल्स इनका लिया गया है। तो इनके मोल रेशियो को देख लो। देखो मैं इसलिए इसको करवा रहा हूँ क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को। मोल रेशियो जरा देखो इन लोग का 3:6 या यूं कहिए 1:2, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखो, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट रेशियो वो जरा देखो कितना है, 1:2। इस केस में देखो इनके मोल रेशियो जो एक्चुअल रिएक्शन में लिया है उनके मोल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर आ रहे हैं, ये याद रखिएगा। इसके पहले वाले जब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के केस में लिए थे तो वहाँ पे मोल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं आया था और यहाँ पे बराबर आया है। अब वहाँ पे एक्चुअल में बराबर नहीं आया था और यहाँ पे बराबर आया है, तो इसका मीनिंग क्या अभी बता रहे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो भाई मोल एनालिसिस लगा दो। यहाँ पे क्या करना है, तो क्या क्या करना है, CO2 को बताना है ना, और किसका किसका मोल दिया है, HCl का मोल दिया है, उसका तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में 1। चलो यार ये भी सही है, क्या करना है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 देखो कितना, सोडियम कार्बोनेट का मोल कितना है वहाँ पे 3, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा सब कुछ गिवन था। तो CO2 का कितना मोल आया 3, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, STP कंडीशन में CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और आपको पता है कि एट STP कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, ठीक है। STP कंडीशन में किसी भी गैस का एक मोल अगर आप लेते हैं तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे हमने CO2 गैस लिया, उसका कितना वॉल्यूम लिया है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 गैस एट STP कितना हो जाएगा, एक मोल गैस का एक मोल कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम 22.4, यहाँ कितना लिया हमने 3 मोल लिया है, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6 और 7 3 2 जा 6, ठीक, आई थिंक समझ में आया। तो STP कंडीशन में वॉल्यूम कितना गैस का CO2 प्रोड्यूस ऑक्यूपाई करेगा 67.2 लीटर। क्या बात समझ में आई है। तो लिमिटिंग रीजन पे समझ में आ गया। अब वो जो 2 चीज मैंने बताई जरा ध्यान दीजिएगा, तो उसको अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इरेज कर दो। चलो इसे इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे, ये तो मालूम हो गया
कि लिमिटिंग रिएजेंट हैं क्या, ठीक है, और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन नहीं होगा वो भी पता लगा लेंगे हम, ठीक है। लेकिन किस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होगा बनेगा, किस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा वो पता लगाना जरूरी है। तो उसके लिए ये जो मोल रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो वो इंपॉर्टेंट होते थे। कैसे, ये पहली चीज मैं लिख रहा हूँ स्टार बन करके कि इफ मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स in balanced chemical equation is equal to क्या, stoichiometric coefficient ratio, then no one will be limiting reagent, तो उनमें से कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब समझे क्या है, यानी मोल रेशियो रिएक्टेंट का अगर मोल रेशियो 1:2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर आ जाता है जैसा कि इस केस में आया है, तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर रिएक्टेंट के मोल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं आते हैं, तो उस केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिलेगा। और कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको बताने का प्रोसेस उसको फाइंड करने का प्रोसेस हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई तो कुछ क्वेश्चन आई थिंक अब नहीं रह गए हैं कराने को। तो चलिए देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तक के डिस्कशन में हमने यहाँ तक कुछ क्लियर कर दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अब यहाँ से कुछ चीज़ सुन लीजिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2 लेक्चर और आने हैं आपके लिए, 2 लेक्चर, ठीक है। केमिस्ट्री के इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 2 लेक्चर रह गए हैं। वो एक लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला इन सब का डिस्कशन करेंगे, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन पे बेस डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे और उनमें नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे और मोल एनालिसिस पे, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पे, ठीक है। तो चलिए, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कुछ एक कॉन्सेप्ट रह गया है, ठीक है, वो क्या है, POAC, ठीक है, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।